Hello friends and welcome to the channel. Good morning everyone. I hope you are doing well और आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक लड़की को एक रिलेशनशिप में जाने से पहले एक लड़के में क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज यू आर going to get regular videos, daily videos and updates on this channel on different topics। और टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, जो आपकी डेली थिंकिंग का पार्ट है, बट हम नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पर, लेकिन ये सवाल हमारे दिल में होते हैं। अनकहे अल्फाज, बातें दिल की। चलिए बैक टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि एक लड़की को एक लड़के में क्या देखना चाहिए। देखिए, अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले आता है चाणक्य की नीति, जिसमें वो बताते हैं कि एक लड़के को लड़की की नाक ऐसी होनी चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए। मतलब यार, नाप तोल के रख दिया है लड़कियों की। लड़की में ये देखे, ऐसी लड़की शुभ होगी, ऐसी लड़की अशुभ होगी, ऐसे दांत होने चाहिए, ऐसे पैर होने चाहिए, इतने लंबे बाल होने चाहिए। और तब मैंने सोचा कि चाणक्य ने जो ये नीति अपनाई है, जो सब कुछ बोला, चाणक्य की नीति फेमस है और हम सब उसको फॉलो करते हैं और उनकी बातें सही भी हैं। तो तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि लेडी चाणक्य क्यों नहीं हुई, जो लड़कियों को भी बता देती कि लड़के कैसे होने चाहिए। और पता है प्राउड की बात क्या है कि लड़कियां ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत होती है, इसलिए उनके नैन नक्श देखने चाहिए। तो लड़के तो ब्यूटीफुल होते ही नहीं है ना, उनके नाक नक्श तो देखने ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और ऐसा मोस्टली लड़कियां करती हैं। नाक नक्श तो तुम मत देखो, लेकिन एटलीस्ट इतना देखो कि जब वो बंदा तुम्हारे साथ खड़ा है तो हाउ डू यू बोथ लुक लाइक, तुम्हारा पेयर कैसा लग रहा है, कम से कम ऐसा देखो। वो बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, चाहे बंदा कितना भी रिच हो। अब उसकी हाइट छोटी है, तुम हाइट में उससे लंबी हो, डेफिनेटली दैट पेयर डजंट मैच, बट यू आर विद हिम बिकॉज ही इज रिच। तो तुम कब तक जस्टिफाई करोगे इस रिलेशनशिप को? सूनर और लेटर यू विल क्विट। लड़कियों की बेवकूफ़ी क्या है कि वो सिर्फ लड़के में नेचर देखती है, सिर्फ नेचर, एक्चुअली नेचर नहीं, पैसा देखती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजिकल लुक्स देखिए, फिजिकल अपीयरेंस देखिए कि बंदा एटलीस्ट आपके साथ एवरेज लुकिंग लगना चाहिए और आप दोनों एज कपल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जब आपको लड़का देखने में पसंद आ जाता है इस तरह से कि ठीक है मेरे साथ चल जाएगा, ठीक है, ओके, अब आप सेकंड चीज देखोगे उसका नेचर, उसका व्यवहार, वो अपने साथ वालों को कैसे ट्रीट करता है, वो आपको कैसे ट्रीट करता है। जब आप उसके साथ बाहर जाती हो तो उसका बिहेवियर क्या होता है, क्या वो आपसे नजरें मिलाकर बात करता है, क्या वो लोगों को ये दिखाता है कि आई एम विद हर, क्या उसमें ये कैपेबिलिटी है कि अगर कोई आपके ऊपर कमेंट करता है तो वो उससे लड़ता है। और आपको एक्चुअली फाइट करने वाले पसंद है, या फिर जब आपको कोई छेड़ रहा है तो आपको ऐसा बॉयफ्रेंड पसंद है कि वो आपको उस जगह से बस दूर ले जाए किसी तरह, वो लड़ाई झगड़ा ना करे। आपकी प्रायोरिटी क्या है और उसका रिएक्शन क्या होता है? वो हर एक से लड़ने तो नहीं लग जाता, वो नॉनसेंस टाइप का एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं कर देता, वो वेटर से जबरदस्ती झगड़ रहा है आप पर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, कहीं वो ऐसा तो नहीं है। ये सारे बिहेवियर्स आपको उस लड़के के देखने हैं जब आप उसके साथ कहीं बाहर जाती है। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उस लड़के के पास पैसा है कि नहीं, ये तुम्हें बिल्कुल देखना है। क्यों नहीं देखना? बिकॉज जो स्पेशल ओकेजन्स होंगे ना, वो तुम्हें तभी स्पेशल फील करा सकता है। उन ओकेजन्स पे गिफ्ट्स वगैरह दे सकता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो कमाता हो, और कमाता भी हो। बिकॉज ना आजकल का जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो बॉयफ्रेंड्स का क्या होता है कि वो एक्चुअली रिच गर्लफ्रेंड पटाते हैं कि लड़की उन पर पैसा खर्च करे। उनके लुक्स अच्छे होते हैं और वो काम क्या कर रहे होते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की को सेट कर लूं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एंड बिकॉज ऑफ माई लुक्स मैं उससे अपने ऊपर पैसा खर्च करवाऊं। ऐसा लड़कों की सोच होती है जो कहीं भी नहीं बताया गया। हमें ही हमेशा ऐसे बताया गया, लड़कियों को ही हमेशा ऐसा बताया गया है कि वो लड़कों के पैसे खर्च कराती है, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो फिर तुम भी वही देखो ना कि लड़का पैसे खर्च कर सकता है कि नहीं तुम पर। दिस इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम अपने पार्टनर में देखोगे।
अगर ये तीनों बातें आपके अकॉर्डिंग मैच करती हैं, देन यू कैन गो इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट गाय एंड डेफिनेटली दैट रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल. So keep watching the channel, like, share and subscribe the video. See you later in next video. See ya, take care, bye bye. हाय, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. आज बात करेंगे आपको जज करने वाले लोगों की. आपको जज कौन लोग करते हैं? सबसे पहले आपके टीचर्स जज करते हैं क्लासेस में. जब आपके 0 मार्क्स आते हैं या 1 मार्क आता है तो वो कहते हैं ना कि यार तुम तो फिसड्डी हो, यार तुमसे पढ़ाई नहीं होती. नॉट एक्चुअली यार, बट दे स्कोल्ड यू कि बेटा तुमसे पढ़ाई नहीं होती. दे आर जजिंग यू, है ना. फिर आप टीनेज में जाते हैं, तब आपको आपके फ्रेंड्स जज कर रहे होते हैं. यार ये उस लड़के के साथ घूमती है, वो जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा. फिर आप ऑफिस चले जाते हैं और वहां आपके बॉस आपको जज कर रहे होते हैं. ये एरोगेंट होगी, ये ओपन माइंडेड होगी, ये सीधी एंड सिंपल होगी. वो आपको जज कर रहे होते हैं लाइफ टाइम, ऐसे लोग, और वो अपनी ओपिनियन बना रहे होते हैं आपके लिए. जज तो आपको रैंडम लोग भी कर लेते हैं. अगर आप कहीं रोड पे थोड़ा सा ड्रेसअप होके चले जाओ, स्मार्ट बन के चले जाओ, तो लोग कहते हैं इस बंदी के पास बहुत पैसा है. आप कार में चले जाओ, दे थिंक दैट यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम. अच्छा, इन जजमेंट से फर्क कब पड़ता है? हमें फर्क तब पड़ता है इन जजमेंट से जब हम वैसे नहीं हैं या कोई इंसान हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो या जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है. डोंट जज मी बाय माई लुक्स, बाय माई एटीट्यूड. आई एम नॉट लाइक दिस. एंड देन यू ट्राई टू जस्टिफाई दीज पीपल. जैसे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया और वो तुम्हें जज कर रहा है कि यार ये तेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगी कि यार बेबी दिस इज नॉट, ही और शी इज नॉट माय बॉयफ्रेंड. तुम सही नहीं हो और तुम उसको जस्टिफाई करती चली जाओगी कि यार नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड, और वो शक करता चला जाएगा कि नहीं वही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड. जितना हम किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उतना वो और शक करता चला जाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है. तो बेसिकली हम क्या करें, क्योंकि हम उस पर्सन को खोना भी नहीं चाहते और उसका जजमेंट हम बदलना भी चाहते हैं. अब इस कंसेप्ट में यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी, तुम्हें दुनिया जज कर रही है, उससे तुम्हें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. इस दुनिया में तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आता है. तुम्हें जज अगर तुम्हारी फैमिली कर रही है तब डेफिनेटली तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए एंड यू शुड जस्टिफाई देम, बिकॉज वो लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली इम्पोर्टेंट है. इफ योर बॉयफ्रेंड इज योर फैमिली देन गो एंड जस्टिफाई हिम ऑल्सो. अगर वो इतना सीरियस है और इतना इम्पोर्टेंट है और ये कंफ्यूजन है, तो आप जो उसने जज किया है उसको आप गलत प्रूफ करो. उन लोगों को जस्टिफाई मत करो जाके, उन रैंडम लोगों को जस्टिफाई नहीं करो जाके जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते. लाइक आपके कलीग्स हैं, आप जहाँ वर्क कर रहे हो ऑफिस में, वो आपको जज कर रहे हैं कि यार ये लड़की तो गलत है या शी इज नॉट गुड फॉर द कंपनी. They are just creating their opinions. तुम उनको justify मत करो. You just do your work confidently and smoothly. and जो तुम्हारी performance आएगा, जो तुम्हारा performance remark उसके बाद आता है, अगर if that is negative, you have to improve that also. इन फालतू के लोगों को justify मत करो और ना इनके justification से आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए. जो लोग आपके बारे में सोचते हैं गलत सही और जो आपको जज कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट देन देम. तो तुम इस चीज को पॉजिटिव लो कि यार मुझ में कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये लोगों के पास और कोई काम नहीं है, दे आर जस्ट जजिंग मी. ऐसे लोगों को एक ही रिएक्शन देना है, जस्ट स्माइल एट देम एंड उनको बोलो कीप जजिंग, इट नेवर मैटर्स टू मी. If situations are not getting in favor of you और लोग तुम्हें गलत जज करते चले जा रहे हैं,
तुम उस चीज को दिमाग में मत रखो, यू जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू डू बेटर, कि उनका जजमेंट तुम्हारे लिए बदले। कि वो लोग हैं जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करते हैं, जिनका उल्टा सीधा जजमेंट जो भी वो आपके लिए बोलते हैं वो तुम्हें एक्चुअली मैटर करता है। यू हैव टू प्रूव देम इन लाइफ। अपने एक फार मोर बेटर पर्सनैलिटी बनाइए, जस्टिफाई मत करते रहिए सारा टाइम, उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, सी यू। हाय, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक प्यारी सी पिक्चर की जिसमें पूछा गया है कि व्हाई एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद लव एंड एंड्स विद पेन। अगर मैं हर रिलेशनशिप, हर रिश्ते की बात करूं तो इस चीज को समझने के दो तरीके हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ लव वाले रिलेशन की बात करूं तब इस चीज को समझने का एक ही तरीका है। इस सिचुएशन को जानने और समझने का एक ही तरीका है हमारे पास। तो पहले लव रिलेशन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि व्हाई एवरी रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद लव एंड एंड्स इन पेन। देखो, बड़ी ही सिंपल सी बात है। व्हेन यू आर इन लव, जब तुम किसी को पसंद करते हो तब तो तुम ये सब कुछ सोचते नहीं हो कि होना क्या है एंड व्हाट विल वी डू इन लेटर एजेस ऑफ लाइफ, या हम क्या करेंगे। हम सिर्फ इतना सोच रहे होते हैं कि यार अभी इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, लेट्स गो विद हर और लेट्स गो विद हिम, क्योंकि अच्छा लग रहा है। तब हम कुछ नहीं सोचते। जब हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं तब हम कुछ नहीं सोचते, लेकिन जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तब हमें समझ में आता है कि यार ये शादी नहीं हो सकती, ये रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, या कभी कभी जो आपका पार्टनर होता है वो किसी और में इंटरेस्टेड होता है, या एंड देयरफॉर ही और शी रिफ्यूजेस टू यू। पहला रिफ्यूजल का रीज़न तो बड़ा ही सिंपल है कि फैमिली नहीं मान रही है, तो वी कांट लिव टुगेदर, सो लेट्स ब्रेक अप और लेट्स नॉट कंटिन्यू द रिलेशन एंड दैट रिलेशनशिप एंड्स। अब क्या तुम अपनी फैमिली को पहले से नहीं जानते थे? तुम उससे 10 साल से रिलेशनशिप में हो, अपनी फैमिली से तुम 30 साल से रिलेशनशिप में हो, तो तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। जो ये तुम्हारे लिए नया सवाल है या ये रीज़न तुम्हारे लिए नया है कि फैमिली नहीं मानेगी, ये तो तुम्हें शुरू से पता था। तुम अपने परिवार वालों को, उनके नेचर को, उनके व्यवहार को अच्छी तरह समझते हो, तुम्हें पता है क्या हो सकता है। तुम्हें ये भी पता है कि तुम उनको मोल्ड कर सकते हो कि नहीं, तुम उनको अपनी तरफ झुका सकते हो कि नहीं, ये हर एक इंसान को पता होता है, बिलीव मी। सो इफ योर फैमिली इज ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, यू कांट गो अगेंस्ट देम, देन डोंट लव, जस्ट गो फॉर एन अरेंज मैरिज। लव रिलेशनशिप में ही सेकंड सिचुएशन आती है कि आपका पार्टनर या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई यू इग्नोर हिम और हर। तो आप उसको एक्सक्यूजेस देते हो, तब भी गलती अपने में ही ढूंढनी है, कहीं और या आसपास नहीं मिलेगी। तीसरा होता है डिटरमाइंड लोग, जो डेफिनेटली करके ही मानते हैं शादी, मैरिज, एंड दे लिव विद देयर पार्टनर इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको इनके साथ ही मूव ऑन करना है, तो डेफिनेटली देयर इज नो पेन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर लव रिलेशनशिप एक्चुअली। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि दो तरह से हम सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं और दो तरीके होते हैं। हम सारे रिलेशनशिप्स को अगर इंक्लूड करें ना, तब ये वाला सिचुएशन सही जाता है कि एवरी रिलेशनशिप एंड्स इन पेन, बिकॉज लाइफ है तो डेथ भी है, लाइफ है तो डेथ भी है, तो सूनर और लेटर तुमको उस पर्सन को खोना ही है। बट दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन कमिंग ईयर्स, और उसकी वजह से हम जीना नहीं छोड़ सकते। तो हर एक इंसान को आपने खोना ही है एट द एंड, एंड जो बंदा बच जाएगा, ही और शी विल बी इन पेन। So just accept it because there is no solution to it. Let it be after 50 years, let it be in 10 years, or maybe earlier, or maybe later. तो वो सिचुएशन हमारे हाथ में है ही नहीं। बट आप जितने टाइम उस बंदे के साथ हो, जितने टाइम वो आपके साथ है, आप लाइफ को एंजॉय करो, उस रिलेशनशिप में खुश रहो, और कोशिश यही करो कि आप लोगों के बीच में छोटे मोटे झगड़े ना हो, एंड दैट वे यू कैन लिव योर रिलेशनशिप in the best way. So that was all about this
टॉपिक। आई होप कि कोई क्वेरी बची नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी बची है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। See you later in next video. Bye bye. Love you all. हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे रिलेशनशिप में हमें मूव ऑन कब करना चाहिए, लाइक व्हेन टू बी इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। कब हमें एक और नया पार्टनर ढूंढना चाहिए, जब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है उसके जस्ट बाद, या एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हमें वेट करना चाहिए। देखिए, जब तक आप उस रिलेशनशिप जो आपका प्रीवियस रिलेशनशिप है उसमें आप दूसरे पार्टनर में आप उसी को ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तब तक कभी भी मूव ऑन आप दिखा देते हो दुनिया को भी वी हैव मूव्ड ऑन, बट इन द हार्ट और समवेयर इनसाइड यू आर मिसिंग हिम और हर। तो तुम जो अपना दूसरा पार्टनर लेकर आते हो लाइफ में, तुम उसमें वैसी क्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, अगर तुम ये कोशिश कर रहे हो कि तुम उस नए पार्टनर पुराने पार्टनर की क्वालिटीज कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हो, एक्सीडेंटली, अननोइंगली, इन व्हाट सेंस, ठीक है, तो खुद ही समझ जाओ दैट यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। से सॉरी टू दैट योर न्यू पार्टनर एंड उसको बोलो कि नहीं यार, मुझे अभी ना और टाइम चाहिए, आई हैव नॉट मूव्ड ऑन। ठीक है, इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट करो जब तक तुम। और एक बात और है, इसी से रिलेटेड एक बात है कि हमें लगता है शायद कि हम मशीन नहीं है बट और हमारे पास में डिलीट बटन है नहीं, बट एक्चुअली आवर मेमोरी, आवर ब्रेन हैज अ डिलीट बटन जिसको तुम्हें पुश करना है एंड वेट करना है वो कब एक्टिवेट होता है एंड तुम कब उस पुराने पार्टनर को हर तरह से भूल पाते हो, बिकॉज इट एक्चुअली एग्जिस्ट। बट होता क्या है, हम जल्दीबाजी में अरे यार अब कैसे रहूँगा, अब कैसे मैनेज करूँगा, एज निकल रही है, लाइफ है, ये है वो है, तो आई नीड अ पार्टनर। तो तुम ना बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो, विच इज़ रॉन्ग। गिव योर सेल्फ टाइम, उसके बाद डिसाइड करो, चीज़ों को समझो, सिचुएशंस को एनालाइज करो एंड जब तुम प्रॉपरली अपने प्रीवियस पार्टनर को भूल चुके हो तब तुम लाइफ में नए पार्टनर के साथ मूव ऑन करो। अगर तुम्हारे पास पुराने पार्टनर की यादें अभी भी है, तुम अभी भी उसे मिस करते हो, यू मिस द स्माइल, यू मिस हाउ ही और शी टॉक्स, हाउ इज और हर आईज आर, देन डेफिनेटली तुम्हें अभी तो मूव ऑन नहीं किया, बिकॉज इन अ वे यू आर रिमेम्बरिंग हिज और हर गुड क्वालिटीज, हिज और हर फिजिकल अपीयरेंस। सो फिर ये राइट टाइम नहीं है कि आप दूसरे शख्स की भी लाइफ बर्बाद करने चले जाओ कि यार चल अपन वी शुड बी इन अ रिलेशनशिप। Until and unless you forget totally your previous partner, there is no need to move on. There is no need to socially clarify people that okay, I have moved on. You can think about my remarriage or such things, and I can be in a relationship again. और हम सबको पता होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। लाइक व्हेन यू मीट अ न्यू पार्टनर, यू आर एक्चुअली नोइंग कि तुम उसमें क्या देख रहे हो, उसमें क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। और अगर तुम उसमें पुराने पार्टनर की झलक ढूंढ रहे हो या उसके जैसा उसको करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बिल्कुल मत करो। नेवर गो ऑन विद दैट न्यू पार्टनर। बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। So give yourself proper time and let the time come when you are ready to move on, you are ready to forget your previous partner and then live your life happily with your new partner. So this was all about the video. I hope सबको समझ में आया होगा और हमें अपने आप को प्रॉपर टाइम देना है, अपने आप को समझना है कि हम कब उस नए पार्टनर में पुराने पार्टनर की अच्छाइयाँ नहीं ढूंढना चाह रहे, उसके बाद ही आपको मूव ऑन करना है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।
हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज एक बेसिक सा सवाल का जवाब देंगे और बहुत ही प्यारा सा जवाब है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक को बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन गेट डेली अपडेट्स, डेली टॉपिक्स और कुछ ना कुछ अच्छा सा सुनने को मिले रोज। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है, एक बेसिक सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है कि आउट ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ, जितने भी फेजेस आपकी लाइफ में आते हैं, सबसे प्यारा फेज कौन सा है? देखो, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ही मिलेगा आपको, और बिल्कुल मतलब लाइक विद प्रूफ जवाब है, यू कांट डिनाई इट। आपके लाइफ के फेजेस क्या है? जब आप पैदा होते हैं, देन व्हेन यू ग्रो, बचपन, योर चाइल्डहुड, देन योर एडोलेसेंस, देन योर teenage, then being young, your youth, then moving to a more mature phase of life जहाँ पर सिर्फ आपको पैसा कमाना होता है, and then another mature phase of life, that is बुढ़ापा। आप जब जिंदगी की सारी टेंशन से फ्री होकर, रिलैक्स होकर आराम करना चाहते हैं। अब इन सारे फेजेस ऑफ लाइफ में से कौन सा सबसे प्यारा सा फेज है? देखो, तुम्हारे जवाब बहुत सारे होंगे। कोई बोलेगा बचपन अच्छा लगता है, कोई बोलेगा कॉलेज लाइफ अच्छी लगती है, कोई बोलेगा स्कूल लाइफ, एंड यू विल गिव डिफरेंट आंसर्स। लेकिन इसका सबसे अच्छा और सबसे सही जवाब है जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी कौन सा जवाब सबसे अच्छा है। सबसे प्यारा और मोस्ट लविंग फेज ऑफ लाइफ है आपका बचपन, योर चाइल्डहुड। द प्रूफ फॉर दिस इज कि तुमको अपनी पूरी जिंदगी में अपना बचपन 2 बार जीने को मिलता है। जब तुम बचपन में होते हो अपने, प्लस जब तुम अपने बच्चे का बचपन जीते हो। एंड इफ यू वांटेड मोर, देन इफ यू हैव लाइक चिल्ड्रन इन गैप ऑफ 4 or 5 years, देन यू रीलिव योर चाइल्डहुड। तुम लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो तुम अपना बचपन तो न जाने कितनी बार जी सकते हो, और शायद तुम जीते भी हो जिंदगी में 3 बार, 4 बार, 5 बार और मल्टीपल टाइम्स। इफ यू आर चाचू ऑफ baby, then also you relive your childhood. If you are a parent of your child, then also you relive your childhood. If you are mausi, mami, or any another relationship in which you have to take care of a baby, then you relive your childhood, because वो जो बच्चे होते हैं वो आपको एहसास कराते हैं कि बचपन में आप कैसे थे, and you smile with them and you are actually seeing your childhood in them. So definitely, and with explanation, this is the best phase of life. ये आपका सबसे प्यारा फेज है, और ये जहाँ भी कभी भी जब भी आपको मिलता है, आप पीछे नहीं हटते। आप किसी बच्चे से खेलने से आंख नहीं चुराते। यू ऑलवेज ट्राई टू बी विद हिम और हर। आप उनको चॉकलेट ऑफर कर दो। इवन ये तो छोड़ो, ये तो आपके चाचू, मामू, मम्मी और ये वाले रिलेशनशिप्स तो आपके लाइफ में आते हैं, बट इवन इन ट्रेन्स और कहीं पे भी आपको अगर बच्चे दिख जाते हैं, तुम अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। क्यों? बिकॉज दैट इज योर एक्सट्रीमली गुड एंड बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। यू वॉन्ट टू रिलिव इट अगेन एंड अगेन, और उनकी इनोसेंस तुम्हें इंस्पायर करती है बार बार जीने के लिए, एंड यू जस्ट फील पॉजिटिव विद दैम। तो तुम्हारी लाइफ का बेस्ट फेज है तुम्हारा चाइल्डहुड। इसको अगर खो भी दिया है तो बार बार मिलेगा, और कितनी बार मिलेगा वी कांट हैव एन आइडिया, हमको आइडिया भी नहीं है। बट जब भी ये बचपन तुमसे मिलेगा ना, यू विल रीलिव इट, you will enjoy it, you will smile with it, and that will be your best moment of life. May it be 5 minutes, may it be 5 years, may it be more than 10 years. जितनी देर भी तुम बच्चों के साथ रहोगे ना, you will feel good. So this was all about the topic. I hope you enjoyed it. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye. Hi, hello, namaste and welcome to the channel. आज हम बात करेंगे ब्लॉकिंग फीचर्स की, जो आपके मोबाइल में आजकल अवेलेबल रहता है, जो आपके व्हाट्सएप में अवेलेबल रहता है, जो आपके फेसबुक में अवेलेबल है, जो आपके इंस्टास में अवेलेबल है। हर जगह ये ब्लॉक फीचर अवेलेबल है ना। कितना
अच्छा है ये ब्लॉक फीचर और वाकई में अच्छा है या एक परेशानी का कारण है ये ब्लॉक का फीचर। देखो, टेक्नोलॉजी अपने साथ हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ साथ एक बुरा फीचर भी लेकर आती है। अब हम लोग मशीन नहीं है कि एक बार ब्लॉक कर दिया तो लाइक ऑल द फीलिंग्स आर ब्लॉक्ड। ये आपका मोबाइल समझता है, ये आपका मैसेंजर समझता है, वो एप्लीकेशन है, उनमें फीलिंग्स नहीं है। आपने ब्लॉक का बटन दबा दिया एंड ऑल इज फिनिश्ड फ्रॉम देयर साइड, लाइक मैकेनिकली सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी है। बट क्या एक्चुअल आपके अंदर में चीज़ें फिनिश हुई हैं, या क्या आप सच में करना चाहते थे, या क्या आप उस शख्स को एक मौका नहीं देना चाहते थे। देखिए, इसके रिलेटेड मैं बात करूँ तो पहले ऑर्कुट आता था। ऑर्कुट एप्लीकेशन थी जो अब नहीं चलती है। उसमें एक फीचर था कि आप लोगों को ब्लॉक भी कर दे, तब भी अगर वो आपके कॉमन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है या कहीं पे हैं तो आप उनको उनके स्टेटस मैसेजेस, उनको क्या कर रहे हैं या वो क्या उन्होंने अपडेट्स दिया या उनकी क्या पोस्ट आई, आप ये देख सकते हैं। दैट वाज द बेस्ट फीचर ऑर्कुट वाज हैविंग, जो अब नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है, एक्चुअली आपको और डिप्रेस्ड और स्ट्रेस मोड में लाने के लिए किया गया है। बनाने वालों ने तो बना दिया क्योंकि आपको चाहिए था कि मैं ब्लॉक कर दूं तो कोई डिस्टर्ब ना करे। बट दिस फीचर इज एक्चुअली जस्ट मेकिंग आवर लाइफ मोर स्ट्रेस्ड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हें इस फीचर की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर ब्लॉकिंग समवन, लाइक यू आर वेरी फ्री, चलो यार एक ब्लॉक मार देते हैं, बट आपकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती, आपके जज्बात ख़त्म नहीं होते। यू ट्राई टू चेक हिम और हर आउट बाय सम अदर मीन्स, और या फिर किसी सामने वाला जो आपसे प्ले कर रहा होता है एक्चुअली, तो उसको लगता है कि यार व्हाट अ फीचर, मैं तो उसको एक बार क्लिक करूंगा एंड ये लड़की मेरी लाइफ से आउट। जो श्रूड और कर्निंग पीपल है ना, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है। और जो इमोशनल फूल्स है ना, उनके लिए तो ना मतलब लाइक ये आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं उसको, मैं इसको क्या वर्ड, कर्स है आपके लिए। अगर आप ये फेसबुक और ये मैसेंजर और इसके थ्रू फ्रेंडशिप कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू फ्रेंडशिप कर रहे हैं एंड योर मोबाइल्स आर प्रोवाइडिंग यू अ ब्लॉक फीचर, उससे बेटर ना तुम रियल लाइफ में जब कोचिंग जाते हो तब बंदों से एक्चुअली में फ्रेंडशिप करो जहाँ ये ब्लॉक फीचर काम ना करे। बिकॉज ऐसा करोगे ना तो इन नियर फ्यूचर यू विल बी इन अ वेरी 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 बिग ट्रबल। और लोग हैं इस ट्रबल में। आप देखो कितने लोग डिप्रेस्ड हैं, कितने लोगों को ये नहीं मालूम कि अब करना क्या है। और अगर आप उनसे जाके पूछो ना क्या हुआ भाई साहब या क्या हुआ मैडम, तो उनके जवाब होते हैं यार वो बंदी थी, उससे मैं बात करता रहा, उसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। कम ऑन, और तुम घर नहीं जा सकते तो डिस्टेंस रिलेशनशिप था ना, कैसे जा सकता हो। अब इन सवालों के हम क्या जवाब दें जब आपने कॉम्प्लिकेशंस खुद ही बनाए हुए हैं सारे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से फ्रेंडशिप करें और अच्छी वाली फ्रेंडशिप में जाना चाहें तो उसे पर्सनली जानो। ये व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक प्रोफाइल से मत जानो, समझो, रियल में मिलो, रियल में समझो कि वो आपको ब्लॉक ना कर सके, वो आपसे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तब आप उनके फैमिली से कनेक्ट हो सको। Just try to be real, try to be more enthusiastic, more realistic. See you later in next video. Till then, take care. Bye bye. Love you all.